जय हिंद दोस्तों। आज हम कंप्यूटर का सेकंड अध्याय पढ़ेंगे। अध्याय 1 इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अध्याय 2 को हम 2 पार्टों में पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए आज एक पार्ट में आपको कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं वहाँ तक मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसके अलावा उससे आगे जो टॉपिक रहेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है, तो अध्याय 2 की आपकी 2 वीडियो रहेंगी। तो सेकंड अध्याय का नाम क्या है? कंप्यूटर का उद्भव और विकास, यानी कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ और धीरे धीरे उसका जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ, है ना। उद्भव यानी कि अब वो प्रारंभ कैसे हुआ और उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ। कोई भी चीज़ पहले क्या होता है, प्रारंभ होती है और धीरे धीरे उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। उसमें जो जो कमी आती जाती है वो हम आगे उसको क्या करते जाते हैं, इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं ना। जैसे आप देखते हैं मोबाइल में भी या विंडो में, है ना, विंडो 7 आई, 8 आई, 9, इस प्रकार से जो उसमें कमी रह जाती है वो जो आगे आने वाली जो टेक्नोलॉजी होती है वो उसमें दूर करती जाती है। ठीक है, तो हमारा अध्याय का नाम है कंप्यूटर का उद्भव और विकास। वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और हम स्टार्ट करते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैं जो अध्याय पढ़ा रहा हूँ इसके जो प्रैक्टिस है, ऑब्जेक्टिव, उसको आपको करना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो वो आप टेलीग्राम से प्रैक्टिस सेट लेकर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए कंप्यूटर का विकास की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का विकास कहाँ से हुआ, है ना। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, ऐसा तो नहीं जो कंप्यूटर आज आप देख रहे हैं ऐसा एज अ टेस्ट पहले से ही चला आ रहा है, नहीं। पहले कंप्यूटर कुछ और इसके प्रकार थे, है ना, उसमें बहुत सारी कमियां थी, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती गई, तो वो हम इसमें जानते हैं। सबसे पहले अबेकस नाम का एक कंप्यूटर आया। ठीक है, अबेकस पहला कंप्यूटर पूछे आपसे तो बताएंगे कौन सा था, अबेकस। इसे संसार का प्रथम गणक यंत्र भी कहा जाता है। अबेकस कैसा कंप्यूटर था जिसे संसार का यानी कि वर्ल्ड का प्रथम पहला गणक यंत्र भी कहा जाता है, यानी कि इससे कैलकुलेशन की जाती थी। वो कौन सा था? हमारा अबेकस। इस प्रकार से देखिए, आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें मनके होते थे, इस मनके की सहायता से इसमें क्या कैलकुलेशन की जाती थी। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि विश्व का पहला गणक यंत्र कौन सा है, तो आप बताएंगे अबेकस है। पहला कंप्यूटर अबेकस है, जिसका काम क्या था, सिर्फ कैलकुलेशन करना। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो मॉन्टेसनरी स्कूल हैं, वहाँ पर इस प्रकार से मनकों की सहायता से बच्चों को गिनती करना सिखाई जाती है, जोड़ घटाव, है ना, इस प्रकार के कार्य। तो आप चित्र में देख सकते हैं, याद रहेगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है कंप्यूटर का हमारा दूसरा पास्कल लाइन। ठीक है, दूसरा कंप्यूटर कौन सा आगे हमारा, पास्कल लाइन। अभी हम सिर्फ डेवलपमेंट देख रहे हैं ना, और जहाँ से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको एक एक करके बताते भी जा रहा हूँ। दूसरा आया पास्कल लाइन। इसे किसने डेवलप किया था? फ्रांस के गणितज्ञ थे ब्लेज पास्कल, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा पास्कल लाइन। फ्रांस के गणितज्ञ थे ब्लेज पास्कल, इन्होंने 1642 में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन, जिसको मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहा गया, जिसको क्या कहा गया, मैकेनिकल कैलकुलेटर, इसका आविष्कार किया। इससे पहले हमने देखा वो मनके की सहायता से उसमें क्या किया जाता था, कैलकुलेशन की जाती थी। लेकिन फ्रांस के गणितज्ञ थे ब्लेज पास्कल, इन्होंने 1642 में प्रथम यानी पहला यांत्रिक गणना मशीन यानी कि मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रथम यांत्रिक गणना मशीन या मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया, तो आप बताएंगे फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने किया। ठीक है, तो सन भी याद रखिएगा। देखिए, यह केवल जोड़ और घटा सकती थी। जो मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया ब्लेज पास्कल ने, जिसको पास्कल लाइन कहा गया, यह सिर्फ जोड़ और घटा सकती थी, है ना। इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है। एडिंग यानी कि जोड़ना, यानी कि पास्कल लाइन जो कंप्यूटर था वो सिर्फ जोड़ और घटाना कर सकता था। ठीक है, चलिएगा एक एक पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है। मैं बहुत डीप में आपको बता रहा हूँ, है ना, इससे डीप और कुछ नहीं होगा। यानी कि आप एक बार कंप्लीट पढ़ते हैं तो आपका बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब इसके बाद आ जाता है डिफेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। नाम याद रखिएगा, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। डिफेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, एक क्या था, ब्रिटिश गणितज्ञ थे चार्ल्स बेबेज। ठीक है, आपने बहुत नाम सुना होगा चार्ल्स बेबेज का, ब्रिटिश गणितज्ञ थे। इन्होंने 1822 में डिफेंस इंजन का आविष्कार किया। ठीक है, डिफेंस इंजन का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने 1822 में, जो भाप से चलता था,
है ना। जो डिफेंस इंजन था वो किससे चलता था, भाप के द्वारा चलता था तथा गणनाएं कर सकता था। ठीक है, जो डिफेंस इंजन था वो भाप से चलता था और गणनाएं कर सकता था, जिसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने 1822 में किया। चार्ल्स बेबेज कहाँ के थे, ब्रिटिश गणितज्ञ थे। ठीक है, 1842 में, देखिए 1822 के बाद 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित मशीन एनालिटिकल इंजन बनाया। चार्ल्स बेबेज ने ही 1842 में क्या करा, एक स्वचालित यानी ऑटोमेटिक मशीन एनालिटिकल इंजन बनाया। ऑटोमेटिक मशीन जिसको एनालिटिकल इंजन कहा गया, बनाया। इसमें क्या था, जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती थी। पंच कार्ड के जो भी दिशा निर्देश थे उसके अनुसार ये कार्य करती थी। पंच कार्ड पे क्या होता है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम मेमोरी उसमें स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज ने क्या करा, 1842 में एक ऑटोमेटिक मशीन जिसको एनालिटिकल इंजन कहा गया बनाया, जो पंच कार्ड के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करती थी तथा मूलभूत अंकगणितीय गणना जैसे कि आप देखते हैं जोड़, घटाव, गुणा और भाग कर सकती थी। अभी तक हमने पहले देखा पास के लाइन में क्या था, सिर्फ जोड़ और घटा सकती थी, लेकिन डिफेंस इंजन भाप द्वारा चलने वाला था। चार्ल्स बेबेज ने ही इसका डेवलपमेंट किया। इसके बाद इन्होंने ही लगभग 20 साल के बाद एनालिटिकल इंजन का भी चार्ल्स बेबेज ने ही आविष्कार किया। जो पंच कार्ड का जो दिशा निर्देश होते थे, पंच कार्ड में पहले से ही प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं और इसके बाद उनमें जो दिशा निर्देश ऑलरेडी हैं उसके अनुसार जो एनालिटिकल इंजन था वो मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं कर सकता था। मूलभूत अंकगणितीय गणना जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये कौन कर सकता, एनालिटिकल इंजन। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लेडी एडा अगस्टा, इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए लेडी एडा अगस्टा क्या थी, इन्होंने क्या करा था, एनालिटिकल जो इंजन है आपने अभी देखा, एनालिटिकल इंजन जो कंप्यूटर था चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, इसमें इन्होंने पहला प्रोग्राम डाला। किसने, पहला प्रोग्राम किसने डाला, लेडी एडा अगस्टा, इनका नाम बहुत आता है, याद रखिएगा। पहला प्रोग्राम एनालिटिकल इंजन में किसने डाला, लेडी एडा अगस्टा ने डाला। इन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। इस लाइन को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कौन होता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता है उसको प्रोग्रामर कहा जाता है। और दुनिया का पहला प्रोग्रामर कैसे कहा गया, लेडी एडा अगस्टा। ठीक है, इसको दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। इन्हें दो अंकों की संख्या प्रणाली, जिसको आप बाइनरी प्रणाली भी कहते हैं, इसके आविष्कार का श्रेय भी किसको जाता है, लेडी एडा अगस्टा को जाता है। बाइनरी 0 या 1 जो आप बाइनरी प्रणाली देखते हैं, इसके आविष्कार का श्रेय भी लेडी अगस्टा को जाता है। और इन्होंने क्या किया था, जो एनालिटिकल इंजन है इसमें पहला प्रोग्राम डाला था, इसलिए इन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। और बाइनरी जो अंक है इसका आविष्कार किसने किया था, लेडी एडा अगस्टा ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, लेडी एडा अगस्टा का नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद कंप्यूटर आ गया नेक्स्ट, सेंसर टेबुलेटर। ठीक है, सेंसर टेबुलेटर, इसकी बात करें तो मैं बहुत डीप में पढ़ा रहा हूँ, है ना, इसलिए हो सकता है कुछ चीज़ ऐसी हो जो आपने इससे पहले नहीं सुनी हो, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना तो याद रह जाएगा कि सेंसर टेबुलेटर हमने कुछ पढ़ा था। सेंसर टेबुलेटर क्या है, 1890 में अमेरिका के वैज्ञानिक थे हरमन होलेरिथ। कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के हरमन होलेरिथ। इनका नाम याद रखिएगा, बाकी सन आप ना भी याद रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हरमन होलेरिथ ने इस विद्युत चालित यंत्र का आविष्कार किया, यानी कि विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला यंत्र का आविष्कार किसने किया, हरमन होलेरिथ, जिसका नाम क्या था, सेंसस टेबुलेटर। ठीक है, ये कैसा था, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला यंत्र था, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया, अमेरिकी जो जनगणना हुई थी उसमें सर्वप्रथम किस कंप्यूटर का उपयोग किया गया, तो आप बताएंगे सेंसस टेबुलेटर। अमेरिकी जनगणना में सबसे पहला प्रयोग सेंसस टेबुलेटर का किया गया, जिसका आविष्कार हरमन होलेरिथ ने किया था, जो कि विद्युत से चलने वाला एक यंत्र था। और इसी के साथ पंच कार्ड, जिसपे बहुत सारे प्रोग्राम है, मेमोरी पहले से ही स्टोर की जाती, इसका आविष्कार का श्रेय भी किसको जाता है, हरमन होलेरिथ को ही जाता है। ठीक है, तो हरमन होलेरिथ ने क्या किया, सेंसस टेबुलेटर कंप्यूटर का आविष्कार किए, जो पहला ऐसा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी चलने वाला यंत्र था और सर्वप्रथम इसका उपयोग अमेरिकी जनगणना में किया गया, सेंसस टेबुलेटर नामक कंप्यूटर का। ठीक है,
और पंच कार्ड का आविष्कार का श्रेय भी हरमन होलेरेथ को दिया जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा कंप्यूटर आ जाता है मार्क 1। देखिए इनको अलग अलग नाम दिए गए थे, ठीक है। मार्क 1 जो पहले वाले में कुछ कमियां रह गई थी, वो आगे धीरे धीरे कुछ नया इम्प्रूवमेंट किया जा रहा था, इसलिए उन सबको अलग अलग नाम दिए गए। मार्क 1 कंप्यूटर आ जाता है। इसके बाद इसका आविष्कार की बात करें तो आविष्कार हार्वर्ड आइकेन, क्या नाम है, हार्वर्ड आइकेन ने मार्क 1 कंप्यूटर का आविष्कार किया, जो IBM कंपनी की मदद से किया था। IBM का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। IBM कंपनी का फुल फॉर्म नाम होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। तो मार्क 1 का आविष्कार हार्वर्ड आइकेन ने किया IBM कंपनी की सहायता से। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। मार्क 1 कैसा था, विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित यानी पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला यांत्रिक गणना यंत्र था। इससे पहले हमने देखा सेंसस टेबुलेटर, लेकिन वो पूर्ण इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला नहीं था। तो यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट पूछा जाएगा कि पूर्ण स्वचालित यानी कि कंप्लीट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला यांत्रिक जो गणना यंत्र है वो कौन सा है, मार्क 1 है। छोटा छोटा डिफरेंस है, यहीं पे मात खा जाएंगे, इतना डीप कोई नहीं पढ़ाएगा। आपने अभी तक हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थियों ने ऐसे नाम नहीं सुने हो, लेकिन मैं कंप्यूटर का बिल्कुल A से लेकर Z तक कंप्लीट पढ़ाऊंगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना उसको अचीव कर पाते हैं, ठीक है। मार्क 1 का आविष्कार हार्वर्ड आइकेन ने किया IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की सहायता से। विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र कौन सा था, मार्क 1 था, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे कंप्यूटर आ जाता है ABC है ना, ABCD। अब एक मूवी भी आई थी, ABC याद रखिएगा, क्या ABC का फुल फॉर्म पूछा जाएगा एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर, ऐसे फुल फॉर्म जरूर पूछे जाते हैं। ABC का फुल फॉर्म क्या होगा, एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। फुल फॉर्म मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा जब हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा, सारे चैप्टर। इसका नाम याद रखिएगा। विश्व का पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, आपसे पूछे विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो आप बताएंगे ABC कैसा है, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। बस मैं जो कह रहा हूँ उसको याद रखिएगा, पूरा फुल कॉन्सेंट्रेट से पढ़िएगा, समझ आएगा। ABC का आविष्कार किसने किया, जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी। क्वेश्चन आएगा ABC का आविष्कार किसने किया, तो आप बताएंगे जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने ABC का आविष्कार किया, ठीक है। ये कैसा था, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था, ABC एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। आविष्कार की हमने बात कर ली, जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी, ठीक है। इसके दो जो वैज्ञानिक थे वो थे। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा ENIAC। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना है ना, लाइक शेयर कमेंट्स आपकी जिम्मेदारी है। चैनल को सब्सक्राइब करना है मत करना, लेकिन लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ENIAC कंप्यूटर की बात करें, ENIAC का सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, ठीक है। तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। आविष्कार की बात करें, ENIAC कंप्यूटर का आविष्कार किया था JP एकर्ट ने तथा जॉन मूचली, ठीक है। ENIAC का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, इसका JP एकर्ट तथा जॉन मूचली, दो वैज्ञानिक थे। ENIAC इस प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है। पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, ENIAC। और इससे पहले ABC देखा तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। और पहला हम देखें मार्क 1 जो अभी मैंने आपको बताया वो कैसा था, पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था, ठीक है। उससे सिर्फ गणना के लिए हो सकती थी, लेकिन पहला हम बात करें कि पूर्ण कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला कंप्यूटर कौन सा था, ENIAC था, है ना। एक कंप्यूटर था, इससे पहले उसको गणना यंत्र कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम कंप्यूटर कहाँ से आए, गणना धीरे धीरे करके उसमें कैलकुलेशन हुई, फिर धीरे धीरे उसमें कुछ चीज़ और एड ऑन होती गई, तो धीरे धीरे वो कंप्यूटर का रूप ले ली। इसलिए हम स्टार्टिंग से जो कैलकुलेटर का बेस भी है, गिनती भी जिससे हुई है, उसको भी हम कंप्यूटर कह रहे हैं यहाँ पे। तो 2-4 बार आप नाम रिपीट करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ENIAC, ठीक है। आविष्कार JP एकर्ट तथा जॉन मूचली, प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा EDBAC, ठीक है। ENIAC देखा, अब EDBAC का फुल फॉर्म क्या होगा, पहले इसको देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ये जनरली एक बार में याद नहीं होता, लेकिन 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा EDBAC, ठीक है।
इसके की पॉइंट जान लीजिए पहले। ENIAC कंप्यूटर में प्रोग्राम में परिवर्तन करना कठिन। तो अभी हमने जो इससे पहले ENIAC कंप्यूटर देखा, इसमें क्या था, प्रोग्राम जो रहता है उसमें परिवर्तन यानी कुछ चेंजेस करना कठिन था। किसमें? ENIAC में। लेकिन इससे निपटने के लिए बान न्यूमैन, वैज्ञानिक है बान न्यूमैन, इन्होंने क्या किया, एक संग्रहित यानी कि स्टोरेज प्रोग्राम की अवधारणा दी, यानी कि उसमें प्रोग्राम स्टोरेज कर सकते हैं। तथा इन्होंने ही फिर क्या किया, एडवेक जो कंप्यूटर इसका विकास किया। एडवेक में क्या हो गया, इसमें प्रोग्राम में परिवर्तन करना भी सरल था, जिसमें इससे पहले जो था ENIAC उसमें प्रोग्राम में परिवर्तन करना कठिन हो रहा था। इससे निपटने के लिए बान न्यूमैन है ना, वैज्ञानिक, इन्होंने क्या, संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा दी, यानी कि स्टोरेज जो प्रोग्राम है उसका इन्होंने विकास किया और एडवेक में इन्होंने उसको डाला। तो इसी प्रकार से एडवेक का विकास हुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिवैक। ठीक है, एक सीक्वेंस में देख लीजिए, फिर बाकी हम आगे बढ़ते हैं, पीढ़ियों पे आएंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, उनके बारे में भी देखेंगे। यूनिवैक, इसमें क्या है, देखिए, जो मैं आपको कंप्यूटर बताऊं जिसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो आप याद रखिएगा, है ना। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होगा, यूनिवैक का फुल फॉर्म होगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह कैसा था, प्रथम कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यापारिक और अन्य सामान्य कार्यों में किया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा पहला कंप्यूटर कौन सा जिसका उपयोग व्यापारिक और अन्य सामान्य कार्यों में किया गया, तो आप बताएं यूनिवैक वो पहला कंप्यूटर था जिसका उपयोग सर्वप्रथम व्यापारिक और जो अन्य सामान्य कार्य होते हैं उसमें इसका उपयोग किया गया। इतनी बात क्लियर है, कौन सा कंप्यूटर, यूनिवैक, इतनी याद रहेगा। अब आगे आते हैं माइक्रो प्रोसेसर पर। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, देखिए, 1970 में इंटेल जो कंपनी थी, इंटेल, इसने क्या किया, कंपनी द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का विकास किया। ठीक है, प्रोसेसर है, तो 1970 में इंटेल नामक कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का निर्माण किया, जिससे क्या हो गया, कंप्यूटर क्षेत्र में एक क्रांति आ गई। कंप्यूटर क्षेत्र है जिसमें क्रांति है, क्यों, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर से क्या हो गया, कंप्यूटर बहुत छोटे छोटे आकार में बनने लगे। इससे पहले कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े आकार में बनते थे, यानी कि एक दो बड़े हॉल भी मिला लें, इतने बड़े आकार के कंप्यूटर होते थे जो स्टार्टिंग में बने। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर का जब डेवलपमेंट इंटेल कंपनी ने किया तो इससे क्या हो गया, कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से क्रांति आई। इसका रीज़न ये था कि कंप्यूटर का आकार क्या था, बहुत छोटा हो गया कंप्यूटर, है ना, जिससे इसका छोटे आकार में कंप्यूटर का निर्माण करना संभव हुआ, जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर भी कहा गया। जब छोटा कंप्यूटर आया उसको माइक्रो कंप्यूटर भी कहा गया। ये कैसे पॉसिबल हो पाया, माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण से, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, एक चिप पे ही कई सारे उसमें जो डेटा है, प्रोग्राम है, वो स्टोर किए जाते हैं, जिससे काफ़ी आकार उसका छोटा हो जाता है। कुछ प्रमुख आपने प्रोसेसर के ब्रांड के नाम सुने होंगे, है ना, तो वो देखिए, इंटेल सुना होगा, पेंटियम सुना होगा, सेलेरॉन और AMD। ये क्या है, ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, इस कुछ ब्रांड है उनके नाम है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर का सबसे मेन काम था कंप्यूटर के आकार में जो है कमी लाना, छोटे छोटे आकार में कंप्यूटर अब बनना संभव हो गए। अब हम आगे आते हैं एप्पल सेकेंड। देखिए, एप्पल सेकेंड क्या था, 1977 में प्रथम व्यापारिक माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण हुआ। व्यावसायिक 1977 में क्या हुआ, जो पहला व्यावसायिक, अलग से एक व्यावसायिक कंप्यूटर के लिए माइक्रो कंप्यूटर, है ना, एंड व्यापारिक कार्यों के लिए माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण हुआ 1977 में। ठीक है, जिसे एप्पल सेकेंड नाम दिया गया, यानी कि व्यावसायिक उपयोग में छोटे आकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाने लगा, जिसका जो नाम था वो क्या था, एप्पल सेकेंड। इतनी बात क्लियर है। देखिए, आप नोट्स के द्वारा और इसको रिवीजन करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी तक हमने क्या देख लिया, कंप्यूटर का उद्भव किस प्रकार से हुआ। अब उसको हम जो विकास है उसको अलग अलग वर्गीकरण में किस प्रकार से बांटते हैं, उसके आधार पर हम इसको देखते हैं। कंप्यूटर के देखिए विकास का वर्गीकरण, ठीक है, इसको समझते हैं। आपने समझ लिया कंप्यूटर किस प्रकार से उद्भव हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ, किस प्रकार से उसमें चीज़ें परिवर्तन होती नहीं और किस प्रकार से वो आज हमारे सामने है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का डेवलपमेंट कराते हैं। उद्भव तो हमने देख लिया किस प्रकार से उसका उद्भव हुआ, अब उसका डेवलपमेंट कराते हैं। जो जो चीज़ें उसमें कमी रह रही हैं उसको क्या करते हैं, नए कंप्यूटर के साथ उसमें इम्प्रूवमेंट कर दिया जाता है, तो उसमें और हमको कुछ नयापन देखता है, कुछ और चीज़ें देखती हैं ना। तो हम सबसे पहले हम समझते हैं कंप्यूटर का विकास का वर्गीकरण। हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर के अलग, देखिए, हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर अलग कंप्यूटर हैं। कार्य पद्धति के आधार पर हम इसको अलग भाग में बांटते हैं
और आकार और कार्य के आधार पर अलग। तो सबसे पहले हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया। कौन सा? पहली पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर और पाँचवीं पीढ़ी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। यानी कि देखिए पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर होंगे उनमें कुछ हार्डवेयर का आकार बहुत बड़ा होगा, है ना, इस प्रकार। फिर दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर उसमें हार्डवेयर के आकार में छोटा बनाया, तीसरी में कुछ उसमें प्रोसेसर में क्या हो गया, तेजी आई होगी, है ना, चौथी पीढ़ी में और साइज छोटा हो गया होगा, है ना, और इसमें तेजी से कुछ कार्य होने लगे होंगे पाँचवीं पीढ़ी में, इस प्रकार से। तो इनको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम केवल जो जनरेशन कंप्यूटर है उनके बारे में पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर क्या पढ़ेंगे, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर। देखिए कार्य पद्धति के आधार पर क्या होते हैं, इसको भी 3 भागों में बांटा है, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आकार और कार्य के आधार पर भी इसको अलग अलग भागों में बांटा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। एक कार्य और आधार के आकार और कार्य के आधार पर बांटे हैं, ठीक है। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर जो कंप्यूटर हैं हमारे, इनकी जनरेशन देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको एक एक करके पहली पीढ़ी से स्टार्ट करते हैं, 5वीं पीढ़ी तक इसको समझते हैं। चलिए दोस्तों, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनके बारे में हम समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का समय है 1942 से 1955। अब 1942 से 1955 जो समय था, इसके बीच में जितने भी कंप्यूटर का विकास हुआ, जो भी कंप्यूटर थे उनको हम पहली पीढ़ी कंप्यूटर के अंदर रखेंगे, यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर इनको हम लेंगे, ठीक है। 42 से 55, तो आप लगा लीजिए मोटा मोटा 10-12 साल, ठीक है। इसके बीच के जितने भी कंप्यूटर होंगे वो पहली पीढ़ी के अंदर आएंगे। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का समय है तो 1942 से 1955, एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा। अब जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर थे उसमें क्या था, निर्वात ट्यूब का उपयोग किया जाता है। निर्वात ट्यूब आपने, जिसको वैक्यूम ट्यूब भी कहा जाता है ना, आपने कहीं ना कहीं पुरानी टीवी देखी होगी तो उसमें देखा होगा पीछे एक वैक्यूम ट्यूब रहता था बहुत बड़ा सा, इसमें अंदर लाइट सी जलती थी ना, बहुत बड़ा ट्यूब रहता था कांच का लगभग, तो जिससे गर्म भी बहुत तेज़ी से होती थी। तो इसी प्रकार के निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग पहले के कंप्यूटरों में किया जाता था, फर्स्ट पीढ़ी, है ना। तो बहुत इससे आकार क्या होता था, बहुत बड़ा हो जाता था। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करने से गर्म भी जल्दी होता था और इससे आकार उनका बहुत बड़ा होता था। सॉफ्टवेयर मशीनी भाषा में लिखा जाते थे। इनके जो सॉफ्टवेयर थे वो कैसे, मशीनी भाषा में लिखे जाते थे और निम्न स्तरीय प्रोग्राम भाषा में तैयार किया जाता था, यानी कि जो स्तरीय लो लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है उनका उपयोग किया जाता था सॉफ्टवेयर निर्माण में। बात क्लियर है। पहली पीढ़ी के जो सॉफ्टवेयर इनको मशीनी भाषा में लिखा गया और लो लेवल प्रोग्रामिंग भाषा में तैयार किया गया, ठीक है। स्टोरेज के लिए पंच कार्ड और पेपर टैप का उपयोग किया गया, यानी स्टोरेज आप देखते हैं जैसे कि उसमें कुछ हमें जो डेटा है उसको रखना है तो उसके लिए इसमें पंच कार्ड का उपयोग किया गया और पेपर टैप। कब? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर की स्पीड मिली सेकेंड में मापी जाती थी। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे इनकी स्पीड की बात करें तो मिली सेकेंड में इनकी स्पीड होती थी, यानी कि बहुत कम इनकी स्पीड थी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बता दिया इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, इसलिए बड़े आकार के होते थे, है ना, लगभग एक बड़े हॉल के बराबर। अधिक ऊर्जा खपत करते थे, इनको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती थी। स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती थी, है ना, इनमें बहुत कम से कम डेटा इसमें स्टोर कर सकते थे, बहुत स्लो स्पीड होती थी और त्रुटि होने की संभावना भी अधिक होती थी, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन थे उसमें बहुत सारी कमियां थी और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खर्चीला भी था। आकार बड़ा था, अधिक इलेक्ट्रिसिटी खपत होती थी, स्टोरेज क्षमता बहुत कम थी, स्पीड बहुत मंदी थी और इसमें त्रुटि होने की संभावना अधिक होती है, यानी कि कुछ ना कुछ गलत होने का चांसेस इसमें ज़्यादा होता था और खर्चीला होता था। देखिए, और मैंने अभी बताया वैक्यूम ट्यूब उपयोग करते थे, क्या होता था, अधिक ऊष्मा ये उत्पन्न करते थे। फर्स्ट जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर थे अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते थे, इस कारण इन्हें ठंडी जगह पर रखना पड़ता था, है ना, ठंडी जगह पर। आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल आप देखते हैं जो आते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर, उसमें नीचे एक फ़ैन दिया होता है। CPU में देखेंगे उसमें भी फ़ैन लगा होता है और लैपटॉप में भी नीचे एक फ़ैन लगा होता है, जो क्या करता है, जैसे मशीन हमारी गर्म हो जाती है उसको ठंडा करने का कार्य करता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था और पहले की जो मशीनें थी वो और ज़्यादा गर्म होती थी, इसलिए उन्हें ठंडी जगह पर रखना पड़ता था।
अच्छा, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे इनका उपयोग कहाँ किया गया? इनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है, वैज्ञानिक जो रिसर्च है वहाँ पे किए गए और सैन्य कार्यों में, ठीक है, इनमें खासकर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग किया गया। अब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से होंगे? जैसे ENIAC, मैंने आपको ENIAC के डिटेल में बताया, यूनिवैक इसके बारे में भी बताया, तथा IBM के मार्क जो फर्स्ट था, IBM कंपनी की मदद से बनाया गया था मार्क फर्स्ट। ये हम पहली पीढ़ी के अंदर रखेंगे, ENIAC, यूनिवैक और जो मार्क फर्स्ट है ना। त्रुटि की संभावना अधिक थी, ठीक है, इन कंप्यूटर में। और 1952 में डॉक्टर ग्रेस हॉपर द्वारा असेंबली भाषा के आविष्कार से प्रोग्राम लिखना कुछ आसान हो गया। अब आपसे पूछे कि असेंबली भाषा का विकास किसने किया, आविष्कार, तो आप बताएंगे डॉक्टर ग्रेस हॉपर ने। कब किया था? 1952 में, ठीक है, 1952 में डॉक्टर ग्रेस हॉपर ने असेंबली भाषा, ठीक है, का आविष्कार किया। असेंबली भाषा में क्या हो गया? प्रोग्राम लिखना कुछ सरल हो गया, ठीक है, कुछ आसान। तो ये कहाँ था? फर्स्ट जनरेशन में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्राम में दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, वैक्यूम ट्यूब कुछ इस टाइप का रहता था, है ना, समझ सकते हैं, आपने टीवी के पीछे जरूर देखा होगा। तो ये निरवार ट्यूब भी कहते हैं इसको, वैक्यूम ट्यूब। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की हमने जो विशेषता देखी उनको याद रखिएगा, एक एक पॉइंट आपका बहुत काम का है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में समझते हैं, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। इसका समय देखें तो 1955 से 1964। फर्स्ट का हमारा 1942 से 1955 था। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हमारा 1955 से 1964 के बीच में प्रारंभ हो जाते हैं। इसकी विशेषता देखें तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या होगा? जो निर्वात ट्यूब था इसकी जगह पे सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। निर्वात ट्यूब की जगह पे सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का इसमें प्रयोग होने लगा, है ना। तो कुछ यहाँ पे डायग्राम है, आप देख सकते हैं, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर, है ना, इनका प्रयोग सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में किया जाने लगा। इसके जो सॉफ्टवेयर थे वो उच्च स्तरीय भाषा असेंबली में तैयार किए, उच्च स्तरीय, है ना, यानी कि हाई लेवल जो लैंग्वेज थी असेंबली भाषा में तैयार किए जाने लगे सॉफ्टवेयर, ठीक है। स्टोरेज की बात करें, इसमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टैप का उपयोग होने लगा, मैग्नेटिक डिस्क, है ना, इनका उपयोग सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए होने लगा। तो याद रखिएगा, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग होने लगा। इससे क्या हो गया? इसकी प्रोसेस की गति भी तीव्र हुई सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, है ना। इसकी माइक्रो सेकंड में अब इसकी जो स्पीड है वो कैलकुलेट होने लगी, माइक्रो सेकंड, ठीक है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें प्रारंभ हो गया, ठीक है। सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर उसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रारंभ हो गया। और इसके सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी भाषा आ गई? कोबोल भाषा, जिसका फुल फॉर्म होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और फोरट्रैन, फॉर्मूलर ट्रांजिशन, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर उसमें कोबोल और फोरट्रैन दो भाषा का सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में विकास होने लगा। जैसे उस तरह भाषा का देखिए, कोबोल और फोरट्रैन जैसी भाषा जो थी उच्च स्तरीय भाषा का विकास किसने किया? IBM द्वारा किया गया। कब? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। इनका उपयोग की बात करें, खासकर व्यवसाय और उद्योग में इनका उपयोग होने लगा। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर की हमने विशेषता जान ली। अब आगे बढ़ते हैं, इनको याद रखिएगा, प्रैक्टिस समय पर करते जाइएगा, नहीं तो सारा भूलते जाएंगे आप। प्रैक्टिस साथ साथ करते चलेंगे तो आपको सब कुछ आसानी से याद रहेगा। देखिए, मैं आपको एक वो बताता हूँ। टीचिंग का मतलब क्या होता है कि आपको जो कंटेंट है वो बहुत सरल भाषा में समझ आ जाए, है ना। लेकिन पढ़ाना फिर भी आपको, प्रैक्टिस आपको करना है। बस इतनी हेल्प हो सकती है कि आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी वो अब समझ में आने लगे। लेकिन याद कैसे रखना है? तो उसके लिए आपको रिवीजन करना होगा और प्रैक्टिस लगाना होगा, तो फिर आप याद रख पाएंगे। याद रख पाएंगे तो परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। तीसरे पीढ़ी कंप्यूटर यानी कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, इसका समय होता है 1964 से 1975। समय जरूर याद रखिएगा, है ना। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, इनकी विशेषता देखें। अब इसमें ट्रांजिस्टर की जगह IC का उपयोग होने लगे, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का उपयोग किसमें होने लगा? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे IC का जब प्रयोग होने लगा तो इनके आकार में भी वो कमी आएगी, आकार छोटा होता जाएगा। कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से होने लगा। आज जो कीबोर्ड और मॉनिटर देखते हैं वो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से इसका प्रयोग होने लगा। मैग्नेटिक टैब तथा डिस्क के भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। इससे पहले मैग्नेटिक टैब और डिस्क का उपयोग किया जा रहा था, मैग्नेटिक डिस्क,
लेकिन तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें इनके जो स्टोरेज क्षमता उसमें वृद्धि हो गई, ठीक है। और रैम का उपयोग होने लगा, रैम के कारण कंप्यूटर की गति में क्या हो गई, वृद्धि हुई। आप अभी सिस्टम लेने जाते हैं तो आप सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रैम का कंप्यूटर या लैपटॉप आप ले लें, तो रैम से क्या होगा, कंप्यूटर की स्पीड है वो उसमें वृद्धि हो गई। अब इसकी गणना उसमें तेज़ी आ गई, तो नैनो सेकंड में इसकी गणना होने लगी, है ना। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की गणना नैनो सेकंड में। इसमें उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग होने लगा, जैसे PL फर्स्ट, है ना, पास्कल और बेसिक का विकास, ठीक है। उच्च स्तरीय भाषा का विकास हो गया, PL फर्स्ट, पास्कल और बेसिक, इसका विकास थर्ड जनरेशन में। इसमें देखिए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास हो गया। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एक ही कार्य को अलग अलग जगह टाइम शेयर कर दिया जाता है, तो वो सारे एक साथ मिलकर एक काम कर सकते हैं ना। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें विकास हो गया थर्ड जनरेशन में। एक चीज़ और इसमें महत्वपूर्ण थी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इनकी अलग अलग बिक्री प्रारंभ हो गई, है ना। जैसे कोई चीज़ हार्डवेयर ख़राब हो गई, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, तो अलग अलग बिक्री प्रारंभ हो गई, तो उसको आप आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अलग से, आप कोई सॉफ्टवेयर अलग से खरीद सकते थे, ठीक है। तो इनका विकास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हो गया। जैसे इंटीग्रेटेड चिप, आप थोड़ा सा डायग्राम में देख के एक आइडिया लगा सकते हैं, इस तरीके से कुछ रही है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम चौथी पीढ़ी कंप्यूटर की बात करते हैं, ठीक है। देखिए वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर हो रही है, लेकिन कंटेंट मैं आपसे कहता हूँ कि 2 घंटे से ज़्यादा की जो वीडियो है उससे ज़्यादा कंटेंट मैं आपको आधे घंटे में दे दूँगा, ठीक है। चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर थे, इसका समय 1972 से 1989, समय भी याद रखिएगा। अब चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में बात करें, इसमें माइक्रो प्रोसेसर LSI और VLSI का उपयोग इसमें किया गया। किसका, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। कौन से, LSI और VLSI का प्रयोग। गणना इसकी पिको सेकंड में की जाने लगी चौथी पीढ़ी कंप्यूटर तक। इससे इनका आकार क्या, अत्यंत छोटा और हाथ में लेकर चलने योग्य कंप्यूटर प्रारंभ हो गए। मल्टीटास्किंग इनसे होने लगी, है ना, यानी एक ही कंप्यूटर कई सारे वर्क एक साथ कर सकता है। माइक्रो प्रोसेसर का विकास किसने किया, ME हॉप, माइक्रो प्रोसेसर ME हॉप ने 1971 में किया, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर का विकास प्रारंभ हो गया चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वहाँ से। सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग होने लगा, ठीक है। रैम जो थी थर्ड जनरेशन, उसकी क्षमता में अब फोर्थ जनरेशन में और वृद्धि हो गई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे लैन और वैन का क्या हो गया, विकास हो गया। देखिए इससे क्या हो गया, जो कंप्यूटर नेटवर्क है लैन और वैन, इनका विकास हो गया। समानांतर कंप्यूटिंग यानी पैरेलल कंप्यूटिंग तथा मल्टीमीडिया का भी प्रारंभ हो गया, किसमें, चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में। IBM ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया। माइक्रो कंप्यूटर किसने, IBM ने, माइक्रो कंप्यूटर, जिसे PC कहा गया, पर्सनल कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर में GUI का विकास हुआ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, यानी कि इसमें आप चित्र के मदद से प्रोग्राम किए जा सकते थे, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS की बात करें, MS विंडोज़, एप्पल OS का विकास हुआ। कब से, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपने नाम सुना होगा, MS-DOS, MS विंडोज़, एप्पल OS, चौथी पीढ़ी कंप्यूटर से इनका विकास हुआ। इसमें उच्च स्तरीय भाषा C भाषा, है ना, C भाषा आपने बहुत सुनी होगी, जो कैसी है, हाई लेवल लैंग्वेज है। उच्च स्तरीय भाषा C का विकास भी किसमें हुआ, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका विकास हुआ। एक एक बात को याद रखिएगा, बहुत मैं आपको महत्वपूर्ण जो डिटेल है वो यहाँ पे दे रहा हूँ, अननेसेसरी एक भी पॉइंट नहीं है, सारे पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा आप अपने आप को फोकस कर लीजिएगा, बहुत कुछ सीख के जाएंगे आप, और बहुत कम समय में आपको कंप्यूटर कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। चलिए 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर और समझ लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से आगे के पॉइंट डिस्कस करेंगे, है ना। ये चैप्टर 2 वीडियो में रहेगा। 5th जनरेशन कंप्यूटर का समय हो जाता है 1989 से अब तक का जो समय है वो हम 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर रखते हैं। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में आप देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर चिप यानी कि ULSI SLSI का विकास किसमें हुआ, 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर। इससे क्या हो गया, जो कंप्यूटर है इसका आकार अत्यंत छोटा हो गया, गति तीव्र हो गई, किससे, माइक्रो प्रोसेसर चिप ULSI और SLSI के विकास से। 5वीं पीढ़ी की बात कर रहे हैं। मल्टीमीडिया और एनिमेशन के कारण शिक्षा तथा मनोरंजन में उपयोग इसका बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए मल्टीमीडिया का उपयोग होने लगा, अब एनिमेशन आप देखते हैं, कार्टून वगैरह, है ना,
जिसके कारण शिक्षा और मनोरंजन में 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर उनका तेज़ी से उपयोग होने लगा। इंटरनेट और सोशल मीडिया का विकास भी 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर में हुआ। आपने देखते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप है ना, और भी जो सोशल मीडिया है उनका विकास 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर में बहुत तेज़ी से होने लगा। स्टोरेज के लिए 5वीं पीढ़ी ऑप्टिकल डिस्क यानी कि CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, अब तो CD, DVD बंद हो गई है। ब्लू रे डिस्क का विकास कब हुआ? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में ही हुआ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, दो प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को अत्यंत तीव्र बनाया गया। यानी कि दो प्रोसेसर को एक साथ जोड़ दिया जिससे कि वो एक साथ वर्क करते हैं, तो कंप्यूटर की जो प्रोसेस है उसमें और अत्यंत तीव्र गति आ गई। तो ये कब किया गया? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में। ठीक है, इसमें देखिए इंटरनेट का विकास हो गया, ईमेल है ना, WWW का विकास कब हुआ? 5वीं पीढ़ी में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का आजकल बहुत आप देखते हैं कि रोबोट वगैरह है ना, सब कुछ उसमें स्टोर कर दिया जाता है प्रोग्राम, तो ऑटोमेटिक वो सारा एक ह्यूमन बीइंग जैसे वर्क करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का वर्क भी 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर में प्रारंभ हो गया। तो ये पोर्टेबल PC यानी कि आजकल लैपटॉप देखते हैं आप कहीं भी ले जा सकते हैं, डेस्कटॉप PC, इनका विकास भी कब प्रारंभ हो गया? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आपका ये चैप्टर 2 वीडियो में कवर हो जाएगा। और इसके मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस रेगुलर करिएगा। ठीक है, गणित मैंने पढ़ाया हुआ है तो उसकी वीडियो देख लीजिएगा। RS अग्रवाल वाली मैथ्स भी लगभग मैं आधा करा चुका हूँ मैथ्स, तो बाकी उससे आगे भी कंप्लीट कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन मैंने डिटेल में कराया, और स्पेशल पटवारी के लिए अलग से मैथ्स भी पढ़ाया, तो वो वीडियोस भी देखकर आप गणित की तैयारी कर सकते हैं। हिंदी व्याकरण मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए, फिर से आगे पढ़ा दूंगा, लेकिन कंप्लीट पढ़ाई है तो उसको भी देख सकते हैं, है ना। तो आपका बहुत कुछ यहाँ पे कंटेंट है, तो एक ही जगह से आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में आप अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।